कश्मीर अपने कुदरती हुस्न की दौलत से मालामाल होने के अलावा अमन व अमान का भी गहवारा रहा है। यहाँ के लोग मासूम और अमन पसंद हैं। मारपीट, कत्ल गारत और लूटमार कभी इनके कल्चर का हिस्सा ही नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने यहाँ के माहौल को खराब करने और कश्मीर को अपनी साजिशों के जरिए हड़प करने की गरज से एक दरपर्दा जंग छेड़ दी। क्योंकि पिछली जंगों में पाकिस्तान हारा था और 1971 की आखिरी जंग में पाकिस्तान का आधे से ज्यादा हिस्सा यानी पूर्वी पाकिस्तान गंवा बैठा था, इसलिए बाकायदा जंग की तरह उसने प्रॉक्सी वार का सहारा लेकर वादी में दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया। अब से कोई 10 साल पहले जो खून खराबे का सिलसिला पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज ने शुरू कराया, उसके नतीजे में बहुत सी मासूम जानें गईं। बहुत से इंटेलेक्चुअल्स, सियासतदान, सोशल वर्कर्स और समाज के बाअसर लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। औरतों का सुहाग उजाड़ा गया, बच्चों को यतीम और बूढ़ों को बेसहारा बना दिया गया। इस माहौल से तंग आकर लाखों लोगों ने अपना घर बार और अपनी वादी छोड़कर मुल्क के दूसरे हिस्से में पनाह ली। लेकिन आखिर जुल्म की भी एक हद होती है। दहशतगर्दी से तंग आए कश्मीरी अवाम ने मिलिटेंसी का मुकाबला किया और फिर पाकिस्तान की कमर टूट गई। क्योंकि कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत है, इसलिए पाकिस्तानी हुक्मरान जबरदस्ती उस पर अपना हक जताते हैं। हालांकि कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान का हुक्मरान टोला अपनी घरेलू मजबूरियों पर पर्दा डालने के लिए कश्मीर की अमन को निशाना बनाता रहा है। 1965 में उसने कश्मीर में तोड़फोड़ कराने के लिए कमांडोज भेजे, लेकिन कश्मीरी अवाम ने उनकी साजिश को नाकाम बना दिया। बौखलाहट में पाकिस्तान ने जंग थोप दी, लेकिन उसमें भी उसे नाकामी हुई। उस जंग का खात्मा ताशकंद समझौते पर हुआ। उस वक्त पाकिस्तान पर एक फौजी जनरल फील्ड मार्शल अय्यूब खान की हुकूमत थी। जाहिर है फौजी जनरल को पाकिस्तानी अवाम की हिमायत हासिल नहीं थी। पाकिस्तान में फौजी टोले ने हमेशा जमहूरियत का गला घोटा। अय्यूब खान का जानशीं दूसरा फौजी जनरल यहिया खान 1971 की जंग का जिम्मेदार था। उसने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर इतना जुल्म ढाया कि करीब 1 करोड़ लोग भागकर हिंदुस्तान आए, जिससे हिंदुस्तान पर बेवजह का बोझ बढ़ गया। 1971 की जंग में पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त हुई। तिरानवे हजार फौजियों के साथ जनरल नियाजी ने हथियार डाल दिए। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से एक आजाद मुल्क बन गया। हिंदुस्तान ने न सिर्फ शिमला समझौते के तहत इंसानी बुनियादों पर पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को रिहा कर दिया, बल्कि पश्चिमी सेक्टर पर जीती हुई जमीन भी लौटा दी। हिंदुस्तान के इस फैसले की पाकिस्तानी हुक्मरान कदर क्या करते कि उन्होंने बाद में प्रॉक्सी वार ही छेड़ दी। विश्वासघात से बड़ी कोई साजिश नहीं होती। कश्मीर के लहलहाते हुए खेत, गूंजती हुई वादियाँ, मुस्कुराते हुए आबशार, सुनहरे सपने देखती हुई जवानियाँ और माँओं की गोद में हुमकते हुए बच्चे भी विश्वासघात और साजिश के शिकार हुए।
ये विश्वासघात अपने दामन में जुल्म के अंधेरे छिपा कर लाया था। अगर पाकिस्तानी हुक्मरानों या वहां के फौजी टोले को अपने आवाम से जरा भी दिलचस्पी होती या वो पाकिस्तान का भला चाहते तो यूं बार बार हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें न करते। जब बाकायदा जंगों में उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा तो उन्होंने कश्मीर में खून खराबे का एक नया ड्रामा शुरू किया। मजहब के नाम पर नौजवानों को भड़काया गया। उन्होंने दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया और कश्मीर के गोशे गोशे में खून खराबा किया। खौफ से गरीब आवाम परेशान हो गए। आए दिन के खून खराबे ने उन्हें घरों में बंद होने पर मजबूर कर दिया। उनकी रोजी रोटी उनसे छिन गई। बच्चे भूख से बिलखने लगे। तालीमी इदारों पर हमले होने लगे ताकि कश्मीर के लोग भी तालीम से महरूम रहें। वो चाहते हैं कि जम्मू व कश्मीर को भी उसी तरह वो अपनी कॉलोनी बना लें जिस तरह अपने नाजायज कब्जे वाले कश्मीर को उन्होंने बना रखा है। मगर कश्मीर के लोगों ने आखिरकार दहशतगर्दों का मुकाबला किया और उन्हें ये बता दिया कि वो उनकी हर चाल को समझते हैं। इस्लाम के मुकद्दस नाम को बदनाम करने वाले कातिल और लुटेरे मुसलमान नहीं हो सकते। वो मजहब के नाम पर कलंक हैं। आखिर आवाम के हौसले ने उनकी कमर तोड़ दी और कश्मीर एक बार फिर तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से दहशतगर्दी की ट्रेनिंग पाने वाले बंदूकधारियों ने वादी में ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि आम आदमियों का जीना दूभर हो गया। इंसान के भेष में इन भेड़ियों ने औरतों, बच्चों और बूढ़ों को किसी को न बख्शा। खून की प्यास बुझाने के लिए उनके पास बंदूक की गोलियां थीं जिनका उन्होंने खूब इस्तेमाल किया। वादी की एक बहुत बड़ी आबादी बेघर हो गई। अब उनके सामने इसके सिवा कोई चारा न था कि वो देश के दूसरे हिस्सों में पनाह लें। कोई 10 लाख लोग अपना घर बार छोड़कर दिल्ली, जम्मू और दूसरे इलाकों में चले गए। इनकी अक्सरियत रिफ्यूजी कैंप्स में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुई। इन रिफ्यूजी कैंप में जाने से अंदाजा होता है कि वो किस तरह की पीड़ा में जी रहे हैं। यहाँ पर जब हम आए 1990 में तो हमारे स्कूल जो हैं वो यहाँ पे टेंटों में लगा दिए। तो वो टेंटों में लगा के ऊपर से कम 45 टेम्परेचर था। तो हम पसीनों से, गर्मी से वहाँ पर फटे जाते थे और कोई भी बच्चा पढ़ नहीं सकता था। वहाँ पे जो पढ़ाई का तो फ्री पढ़ाई थी, मीन्स वहाँ पे हर कोई फैसिलिटी थी जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। जस्ट लाइक वहाँ पे लेबॉर्ट्रीज थी, हमारे स्कूल में लेबॉर्ट्रीज थी, लाइब्रेरीज थी, बहुत कुछ था। स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट थी जो कि यहाँ पे नहीं है। एक ही कमरे में हमें सब कुछ करना होता है। वहाँ किचन, एक ही कमरे में किचन भी है, एक ही कमरे में सब खाना भी पकाना है। किसी को टीवी, बाई चांस किसी को टीवी देखना, वो भी एक कमरे में। कोई अगर बीमार है तो वो भी उसी कमरे में। सब कुछ, एवरीथिंग इज़ इन दैट रूम। उनके ख्वाब बिखर गए। अपनी जमीन से जुदा होने के एहसास ने उन्हें निढाल कर दिया है। भरा पूरा घर, अपनी गलियां, अपने दोस्त और पड़ोसी को अचानक छोड़ना पड़ जाए और किसी अजनबी जगह कैंप में जिंदगी गुजारनी पड़े तो ये दुख कितना जानलेवा होता है। आज इनकी वापसी सरकार के लिए सबसे अहम मसला है। लाखों की संख्या में जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो वहाँ से बाहर आगे, कोई दिल्ली चला गया, कोई बॉम्बे चला गया और कुछ कैंपों में, जम्मू के कैंपों में बैठे हुए हैं, मैं महसूस करता हूँ कि इनका वापस जाना वहाँ निहायत ज़रूरी है। और आज मेरे ख्याल में हमारी सरकार के सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम इज़्ज़त के साथ
पूरी सुरक्षा के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ हम इन भाइयों को कैसे वापस ले जाएं। आज 10 साल होने के बाद भी, या अगर हम ये कहेंगे कि आज पॉपुलर गवर्नमेंट इंस्टॉल हुई है, दो साल हो गए, कुछ ऐसे कोई प्रोग्राम हाथ में नहीं लिए गए कि जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जिनको हम कहें वो होते। बुनियादी तौर पर सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ जिन लोगों के साथ हम रहकर वहाँ से निकल गए, या निकाला गया या निकले, तो उनके क्या विचार हैं, उनके क्या ख्याल है, उनका क्या सोच है इस बारे में। उस बारे में पिछले 98 में, 97 में और 98 में ज़्यादा ही हमने कोशिश की कि अपने जो माइग्रेंट्स भाई हैं, तो इनको हमने इन ग्रुप्स ले लिया और ये अपने गाँव में, अपने ज़िलों में, गाँव में और लोगों से बैठे, वहाँ 10-10, 15-15 कुछ महीनों भी बैठे और एक सोशल इंटरेक्शन फिर से शुरू हो गई है और उसके बहुत अच्छे नताइज बरामद हुए हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूंगा कि 98 में सैकड़ों माइग्रेंट फैमिलीज़ जो हैं इंडिविजुअली वो गए और इस वक्त वो वैली में अपने अपने घरों में फिर से आबाद हुए हैं। इन कैंप्स में जो लोग बीते दिनों की यादों को सीने से लगाए जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके दिलों में हल्की सी उम्मीद की किरण बाकी है। शायद वो एक दिन अपने घर और अपने वतन वापस चले जाएंगे। रात के अंधेरे जितने भी गहरे हों, लेकिन रात अपना सफ़र पूरा ज़रूर कर लेती है और फिर किरण फूटती है, उजाला फैलता है, परिंदों के चहचहे फिज़ा में रस खोलते हैं और नई आशाएं अंगड़ाइयां लेने लगती हैं। 1996 में कश्मीर की लोकसभा सीटों के लिए इंतखाबात कराने का फैसला किया गया तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज के खेमों में बौखलाहट की लहर दौड़ गई। जमहूरियत दुश्मन ताकतें बेचैन हो गईं। धमकियां दी जाने लगीं और आवाम को बहकाने के लिए कहा गया कि वो इलेक्शन का बायकॉट करें। लेकिन तमाम धमकियां धरी की धरी रह गईं जब मई 1996 में लोगों ने अपने वोटिंग के हक का इस्तेमाल किया और अपनी पसंद के नुमाइंदे चुने। इलेक्शन अमन और शांति के माहौल में हुआ और दुश्मन ताकतें मुंह देखती रह गईं। उसके बाद उसी साल यानी 1996 में रियासती असेंबली का इलेक्शन भी हुआ और एक बार फिर लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। यह इस बात का खुला सबूत था कि कश्मीरी आवाम को जमहूरियत के रास्ते से कोई हटा नहीं सकता। उन्होंने बता दिया कि कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं। कश्मीर एक बार फिर तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा। सफर लंबा था लेकिन हौसले बुलंद। असेंबली इलेक्शन जम्मू और कश्मीर में कोई 9 साल बाद हुए थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह की रहनुमाई में रियासती हुकूमत कायम हुई। लोगों में नया जोश और वलवला था क्योंकि दहशतगर्दी की वजह से काफ़ी अरसे से वो अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करने से महरूम थे। नए वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हलफ लेते वक्त जज्बाती नजर आ रहे थे। उन्होंने एक ऐसी कश्ती की पतवार थामी थी जो लंबे अरसे से तूफानों के थपेड़े सह रही थी। उन्होंने ये वायदा किया कि वो रियासत को एक बार फिर तरक्की और खुशहाली की राह पर ले जाएंगे। चैलेंज बहुत बड़ा था लेकिन उन्होंने कबूल किया। इस तरह कश्मीर नई चुनी हुई हुकूमत के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। नई हुकूमत के सामने पहला चैलेंज तो यही था कि गुमराह नौजवानों को दोबारा आम धारे में शामिल किया जाए। वैसे तो उन्होंने पहले से ही हथियार डालने शुरू कर दिए थे, लेकिन नई चुनी हुई हुकूमत के आ जाने से उन्हें एक नया हौसला मिला।
टूरिज्म या सयाहत, जो रियासत की आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया है, ठप पड़ गई थी और सालाना कम से कम 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। इसके अलावा उसके बुनियादी ढांचे को जो नुकसान पहुंचा वो भी बहुत बड़ा था। मेरा नाम बिलाल है, मैं टूरिस्ट गाइड हूँ। मतलब इधर बहुत असर पड़ा है कारोबार में, क्योंकि हम ट्रैकिंग जाते थे टूरिस्ट के साथ, मतलब साइड सीन जाते थे, मगर जब टूरिस्ट ही नहीं आया तो बेकार घर में बैठे हैं, काम ही नहीं है। यहाँ की हालात ख़राब होने से हमारा कारोबार सब चौपट हो गया, जिससे हमको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई। यहाँ तक कि हाउस बोट ऑनर्स ने अपने कीमती सामान बेचकर अपनी फैमिली को फीड किया। वादी में एक बार फिर टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश शुरू हुई। मिलिटेंसी से पहले 1988 में हमारे पास 7.25 लाख टूरिस्ट आए थे, जिनमें से 70,000 के करीब फॉरेनर होते थे, 9% के करीब। लेकिन जब हालात बिगड़ने लगे तो 1990 में सडनली जो टूरिज्म में ड्रॉप आया वो तकरीबन 95% के करीब ड्रॉप था और 1996 तक तकरीबन वैसे ही रहा। 1997 में थोड़ा सा रिवाइवल हुआ कि 16,000 टूरिस्ट आए, लेकिन पिछले साल ज़्यादा आ गए, 1,09,000 रिक्रिएशनल टूरिस्ट आए। इसका मतलब है कि मैं अमरनाथ जी के जो पिलग्रिम्स जो कि 1.5 लाख के करीब आए थे उनको नहीं गिन रहा हूँ, उनके अलावा 1,10,000 टूरिस्ट आए पिछले साल। टूरिज्म से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे को ठीक करने के लिए एक तरफ सरकार की तरफ से कोशिशें शुरू हुई तो दूसरी तरफ वादी के आवाम भी मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की उम्मीद में आगे बढ़े। टूरिज्म को वादी की मईशत में रीढ़ की हड्डी जैसी अहमियत हासिल है। अब सैलानियों के आने जाने का सिलसिला फिर से बढ़ गया है और उम्मीद पैदा हुई है कि आमदनी फिर से उसी तरह पहुंच जाएगी। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग और यहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यहाँ के हालात को सुधारें और बाहर से टूरिस्ट आएँ और उनको आने में कोई दिक्कत ना हो। और टूरिस्ट जितने आएंगे उतना हमें अपना फ़ायदा और हमारा भी रोज़गार उससे चलता है। अब चूँकि हालात ठीक होने लगे हैं तो गवर्नमेंट को भी, तो जेके टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भी कुछ ऐसी स्कीम्स और प्लान्स बनाने चाहिए ताकि जो इंडिया में पब्लिसिटी एक नए अंदाज से हो जाए, ताकि लोगों को फिर से ये समझने में बहुत आसानी हो जाए कि हमें अब फिर से कश्मीर आना है। यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर टूरिस्ट के ऊपर ही है सब कुछ। यहाँ पर श्रीनगर से लेकर पूरे अमरनाथ तक सारा इधर मामल शामल मंदिर वंदिर हर कोई जगह यहाँ पर इसी टूरिस्ट के ऊपर ही है और हमें इसे बगैर कोई सहारा नहीं है और कोई गुजारा नहीं है। इसका एक और बड़ा फायदा तो ये हुआ है कि इससे जुड़े हुए लोग जो बेकार हो गए थे उन्हें दोबारा रोजगार मिलने लगा है। एक तो छोटे मोटे लोन दे रही है शिकारा वालों को, पोनी वालों को, हाउस बोट वालों को। जो बाकी टूरिस्ट ट्रेड है जिनको हम लोन नहीं दे पाए हैं उनको, उनके पुराने लोन्स को हम वेव तो नहीं, रीशेड्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इंटरेस्ट को जो है सब्सिडाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुराने डिफ़ॉल्टर्स हैं हम उनको तंग नहीं कर रहे हैं कि साहब आप अपने पुराने लोन वापस करो। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्टर्स के लिए एक पैकेज हम करें। दूसरी साइड है जो कि प्रमोशन है। हर टीवी चैनल पे, हर अखबार में, हर बड़े अखबार में और हर बड़े मैगज़ीन में, चाहे वो इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, बंगाली या गुजराती में, कम से कम एक आइटम या एक आर्टिकल आया है कि अब कश्मीर ठीक हो गया है। एग्रीकल्चर या ज़राअत का सेक्टर एक इंतहाई अहम शोबा है। धान की फसल यहाँ बहुत अच्छी होती है। फी हेक्टेयर यहाँ 40 क्विंटल धान पैदा होता है, जो रिकॉर्ड है। दहशतगर्दी की वजह से कश्मीर की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। इंडस्ट्री का सेक्टर नई तवज्जो चाहता है। हुकूमत ने कई नए फैसलों का ऐलान किया है ताकि छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज को और बढ़ावा दिया जा सके। हिंदुस्तान का जो हिस्सा ब्रिटिश इंडिया कहलाता था वहाँ ही इंडस्ट्री लगी और हमारा स्टेट उस समय प्रिंसली स्टेट था तो यहाँ कोई इंडस्ट्री लगी नहीं। वो प्राइवेट कैपिटल था नहीं,
लेकिन 47 के बाद जब प्रिंसली ऑर्डर ख़त्म हुआ और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आ गई, तो ये रियलाइजेशन तो शुरू से ही थी कि अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है और स्टेट की इनकम बढ़ानी है तो इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना ही होगा। तो कोशिशें तो चलती रही 47 के तुरंत बाद, लेकिन जो स्टेट में इंडस्ट्रियल थ्रस्ट जो मिला वो 1975 के बाद मिला और रजिस्ट्रेड यूनिट्स जो हैं वो करीब 40,000 के करीब हो गए हैं। मिलिटेंसी के दौरान इस जो बढ़ती हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। अब तो हालात तो आप खुद पता है आपको बहुत सुधर गए हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो सरकार की ये है कि इंडस्ट्रीज़ को फिर रिवाइव हो जाए। अब गवर्नमेंट ने, आपको मालूम है, मई 1998 में एक बड़े डिस्कशंस में बड़े इन डेप्थ स्टडी करके एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेम कर ली जो 1998 से 2003 तक उन्होंने बना ली है। तालीमी इदारों को तबाह करने के साथ साथ पूरे सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश की गई थी। बहुत से स्टूडेंट्स की तालीम मुतासिर हुई और कुछ का तो तालीमी सिलसिला ही टूट गया था। मेरा नाम सबा है, मैं वुमेंस कॉलेज में पढ़ती हूँ, सेकेंड ईयर में। पिछले 9 सालों से हालात बहुत ख़राब थे। हमारी पढ़ाई में भी डिफ़िकल्टी आती थी। पहले फायरिंग होती थी, हड़ताल होते थे, जिसकी वजह से हम नहीं जा पाते थे। बीच में जो इसके हालात थे वो पिछले 8-9 सालों से वो ये थे कि हमारे यहाँ बहुत से स्कूल्स थे, कई जगहों पर स्कूल भी जलाए गए। बहुत सी जगहों पर हालात की नासाजगी की वजह से उस्ताद साहिबान वक्त पर नहीं पहुँचते थे। हम जैसे स्टूडेंटों पर गहरा असर पड़ता है इसका। क्योंकि इससे तालीम नहीं मिलती है, जो ये पिछले 8-9 साल से हुआ है यहाँ वादी कश्मीर में। नई हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि हालात फिर से नॉर्मल हो जाएं और तालीम को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा सके। कि हम 97% यानी 93 कुछ तक हम अचीव कर चुके हैं, यानी एजुकेशन सेक्टर में। हमने 7% तक हमें आगे जाना बाकी है। हम अडल्ट एजुकेशन में भी काफ़ी आगे तक चले गए हैं। हमारी शराब काफ़ी कम हुई है, यानी उसमें भी हमने काफ़ी दी है तालीम बच्चों उन लोगों को, तालीम बालगा के सिलसिला में भी। और ये वाहिद रियासत है जिसने काफ़ी इस दुश्वारियों के बावजूद, जहाँ 3 जंगें लड़ी गई हों, जहाँ का हालात सियासी साजगार ना रहे हों, वहाँ इतनी बड़ी अचीवमेंट करनी ये बहुत बड़ी बात है। और हमें यकीन है कि 21वीं सदी में इंशाल्लाह हम इस सारे गोल को अचीव कर जाएंगे। जिंदगी के कारवां को तो आगे बढ़ना ही होता है। अब तो बेहतरी इसी में है कि बीती हुई दुख भरी रातों को भूलकर नई सुबह का इस्तकबाल किया जाए। लिहाजा कोशिश इस बात की जा रही है कि नए सिरे से जिंदगी शुरू की जाए। ये सदी खत्म हो रही है और पूरी दुनिया नई सदी में दाखिल होने वाली है। कश्मीर को भी उसका साथ देना है। इस वक्त कश्मीर में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर फ़रा है। मैंने आज ही यहाँ ज्वाइन किया है क्योंकि ये हमारे आगे दरवाज़े खोलने वाला है हमारी नेक्स्ट सेंचुरी में, हमारे यंगस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी हु इज़ इंटरेस्टेड। एंड आई थिंक हर एक को इंटरेस्ट लेना चाहिए इस वक्त कंप्यूटर्स में। मंजर तेजी से बदल रहा है। श्रीनगर शहर एक बार फिर पहले जैसा नजर आने लगा है। जो वादी कुछ बरस पहले वीरान नजर आती थी, आज एक बार फिर रंग और रौनक का जामा पहने नजर आती है। 10 साल से तो ये बंद ही था, लेकिन जैसे ही खुला तो इतने सारे टूरिस्ट लोग आए कि हम लोग ऐसा सोच नहीं सकते थे। हमें डर तो लग रहा था कि कश्मीर जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। फैमिली वाले भी पता कर रहे थे कि वेदर देयर इज़ अ प्रॉब्लम और नॉट, दे वर वरीड अबाउट। लेकिन फिर ठीक है, यहाँ आने के बाद में तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो या ऐसा कुछ। वी डिडंट फाइंड एनीथिंग।
हम कहेंगे कि ज़रूर यहाँ पे आइए। जो अगर दुनिया में कहीं भी स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है और वो अपने हिंदुस्तान में है, वो बहुत बढ़िया बात है। ज़रूर आइए और एंजॉय कीजिए। Everybody already knows that Kashmir is a nice place to stay, but now we have to convince them that it is a secure place to stay. And this is what we have seen, and this is what we can tell now. It's a very beautiful country and I feel very secure at the moment. I'm very pleased to stay on the houseboats because it's very different from everything we can find in Europe. It's a new experience for us, and I think most of our clients in Europe are they ask for this kind of hotels and this kind of new way of stay.